So hello, welcome back to Law Prep tutorial. Today we'll be understanding as to how to read a passage in legal reasoning, how to identify the legal principles that have been given in the passage and how to apply that in questions that have been given to you so that you can score or you can get the maximum out of the questions that have been provided for legal reasoning. लीगल रीजनिंग एक ऐसा जो है सेक्शन है क्लैट में जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, मार्क्स के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है और कंपैरेटिवली जो है बहुत ज़्यादा इजी भी होता है, तो मतलब उसमें एक्यूरेसी भी जो है बहुत अच्छी हो सकती है। तो 32 क्वेश्चन जो आते हैं रफली जो अराउंड 32 क्वेश्चन जो है उसमें लीगल रीजनिंग में जो आते हैं, तो कैसे जो है हम उसमें एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, कैसे जो है हम उसमें मैक्सिमम जो है डिराइव कर सकते हैं ताकि हम लोगों के बाकी जो सेक्शंस हैं वो भी इजीली हम जो है कवर अप कर सके, उनमें भी मार्क्स अच्छे ला के जो है एनएलयू जो है हम उसमें जा सके। तो हम लोग आज देखेंगे कैसे जो है लीगल प्रिंसिपल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको समझते हैं और उनको कैसे जो है क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, सो लीगल रीजनिंग इज़ वेरी इजी कंपेरेटिवली जो है। आप एक तो लीगल रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होती है, साथ ही साथ वो ईजी भी होती है। बस आपको जब कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आराम से सॉल्व हो जाए। तो अब कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डील करता है सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब इसमें बता रखा है कि एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कब होंगे, तो एसेंशियल्स बता रखा है, उसके एसेंशियल्स क्या क्या होते हैं वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फ्री कंसेंट इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इस लाइन में मुझे क्या अंडरलाइन करना है कि फ्री कंसेंट जो है वो जरूरी है, बिना फ्री कंसेंट के वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, if the consent of the party is not freely given that it will not constitute a valid contract and hence it will follow the saying all contracts are agreement but all agreements are not contract। मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें पार्टीज की फ्री कंसेंट है। कंसेंट मतलब उनकी जो है जोर जबरदस्ती नहीं ली गई है, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन इनसे नहीं ली गई है। फिर आगे कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। अब कंसेंट फ्री कब होगी वो वाली चीज़ मुझे अंडरलाइन करनी है, जब कोर्जन से ना हो, अंडर इन्फ्लुएंस से ना हो, फ्रॉड से ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से ना हो। द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वॉज सो कॉस्ट। मतलब जिस पार्टी की, मान लो कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को धमकाया है, उसको जो है थ्रेटन किया है कि मैं तुम्हें ये नुकसान पहुंचा दूंगा, मैं तुम्हारी फैमिली को ये नुकसान पहुंचा दूंगा, तो उसने सामने वाले की कंसेंट जो है कैसे ली है, सामने वाला जो है वो कंसेंट क्यों देगा, वो देगा कि इसके लिए देगा कि उसको डर लगेगा कि अगर वो ऐसा कुछ नहीं करेगा तो सामने वाले उसको या उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो उसके ऑप्शन पे जिसकी कंसेंट ली गई ऐसे उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है। तो सेकंड प्रिंसिपल ये है। थर्ड कह रहा है कोर्जन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट हुज कंसेंट इज इंड्यूस्ड बाय कोर्जन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। मान लो कि एक पर्सन है एक्स, उसने वाई को धमकाया है। अब वाई ने जो है इस धमकी के मारे जो है वो वाई डर गया है और डर के मारे उसने कंसेंट दे दिए। तो कंसेंट फ्री किसकी नहीं है, वाई की नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट किसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है, वाई के ऑप्शन पे वॉइडेबल है। ठीक है, ये इसी में जो है सेकंड वाला जो है हमने ये प्रिंसिपल जो है वहीं पे आइडेंटिफाई कर लिया, इसलिए वापस इसको जो है अंडरलाइन कर लो, लेकिन इसको एज अ लीगल प्रिंसिपल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले वाले में देख लिया है। सेकंड वाले में सेक्शन 15 रीड्स दैट कोर्जन इज कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड or unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person with the intention of inducing such person to an agreement। ये वाली लाइन मुझे अंडरलाइन करने की जरूरत है क्योंकि ये मेरा थर्ड लीगल प्रिंसिपल है। ठीक है, तो कोर्जन कब होता है, जब आप कमिट करो, जब आप थ्रेटन करो, या तो कर दो या धमकी दो कि मैं कर दूंगा। कौन सा एक्ट, जो कि आईपीसी के द्वारा जो है फॉरबिडन है, या तो आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन है या फिर वो कहे जिसमें अनलॉफुल डिटेनिंग हो कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी को जो है डिटेन कर लूँगा, इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे साथ एंटर हो नहीं तो। ठीक है, या तो अनलॉफुल डिटेनिंग कर ले या थ्रेटन करे कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी जो है डिटेन कर लूँगा। और किस पर्सन से, ताकि आप सामने वाली पर्सन को जो है इंड्यूस कर सको कि तुम अपनी कंसेंट दो। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड लीगल प्रिंसिपल। तो अभी तक मेरे 3 लीगल प्रिंसिपल आ चुके हैं। अब आता है सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अंडर इन्फ्लुएंस। अंडर इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में बता रखा है, इफ द कंसेंट ऑफ एनी पार्टी इज कॉज्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस देन इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। मतलब जिस पार्टी ने अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है, मान लो कि 2 पर्सन है, एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है, इन दोनों का रिलेशन ऐसा है कि जिसमें डॉक्टर जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकता है अपने पेशेंट पे। तो सिर्फ और सिर्फ उस डोमिनेंट पोजीशन पे होना जो है मैटर नहीं करता,
उस डोमिनेंट पोजीशन को आप गलत तरीके से यूज करो या अब्यूज करो, उस केस में जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा तो जिसकी कंसेंट ली गई है अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण, उसके ऑप्शन पे जो है वॉइडेबल होता है। ठीक है, इफ द कंसेंट ऑफ एनी पार्टी इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस देन इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। ये मेरा फोर्थ प्रिंसिपल। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विद द इंटेंट टू डिसीव। फ्रॉड में इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? डिसीव करना, धोखा देना, और इज एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरा पांचवा लीगल प्रिंसिपल ये हो गया कि फ्रॉड में क्या होता है कि सामने वाली पार्टी को हम लोगों को धोखा देना होता है या धोखा देने का हमारा इंटेंशन होता है, तो वो फ्रॉड होता है। एक्टिव कंसीलमेंट इज कंसिडर्ड एज फ्रॉड। एक्टिव कंसीलमेंट यानी जानबूझकर कुछ प्रोएक्टिवली रोल प्ले करना ताकि आप जो है अपना जो है कोई डिफेक्ट जो है वो छुपा सको, दैट कंस्टिट्यूट एज फ्रॉड। ये सिक्स प्रिंसिपल हो गया। मेयर साइलेंस एज टू फैक्ट्स इज नॉट फ्रॉड ऑर्डिनरली इफ इट even if it results in concealment of facts likely to affect the willingness of the party to enter into contract। मतलब ये है कि अगर आप सिंपली जो है साइलेंट हो तो दैट विल नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। ठीक है, ये मेरा हो गया सेवेंथ लीगल प्रिंसिपल। मिसरिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट है मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स द सप्रेशन ऑफ द फैक्ट्स मटेरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। एनी कॉन्ट्रैक्ट इन विच कंसर्न वन पार्टी इज इंड्यूस्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज वॉइडेबल एट दी ऑप्शन ऑफ दी पार्टी हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। इसको सिंपल सा मतलब ये है। अब ये वाली चीज जो है मैं वापस अंडरलाइन नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि पैराग्राफ के स्टार्टिंग में मैंने जो है अंडरलाइन कर लिया था कि कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से अगर किसी की कंसेंट ली गई है तो जिसकी कंसेंट ली गई है ऐसे उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल होता है। तो ये वाली चीज वापस अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। द मेजर डिस्टिंक्शन, ये वाली चीज अंडरलाइन करने की जरूरत है कि कब पहचानेंगे कि फ्रॉड कब है और मिसरिप्रेजेंटेशन कब है। द मेजर डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज दैट फ्रॉड इन अ फ्रॉड अ पर्सन हैज एन इंटेंशन टू डिसीव। आठवां प्रिंसिपल। फ्रॉड में क्या होता है कि आपका इंटेंशन है कि आप सामने वाली पार्टी को धोखा दो, आप जो उसको जो है क्या करो, डिसीव करो। वाइल मिसरिप्रेजेंटेशन कैन बी कमिटेड इफ अ पर्सन डज नॉट हैव एन इंटेंशन टू डिसीव। फ्रॉड में आपका इंटेंशन होता है सामने वाली पार्टी को धोखा देना, जबकि मिसरिप्रेजेंटेशन में आपका इंटेंशन नहीं होता सामने वाली पार्टी को धोखा देना। सो वी कैन से दैट फ्रॉड इज एन इंटेंशनल रॉन्ग वाइल मिसरिप्रेजेंटेशन इज अनइंटेंशनल रॉन्ग। अगर आप जानबूझकर कोई गलत चीज बता रहे हो, कोई गलत चीज कर रहे हो, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड। लेकिन आप इनोसेंटली कर रहे हो, आपको पता नहीं कि जो आप बात बता रहे हो आपको तो लग रहा है कि वो बात सच है लेकिन असल में वो झूठ है। ठीक है, तो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। आपको पता है कि ये बात झूठी है और आप उसी को जो है एज सच पेश कर रहे हो। आज आप उसी को जो है आप एज अ ट्रुथ जो है पेश कर रहे हो। ठीक है, तो आपको अगर पता है कोई बात झूठी है, आपको किसी को जो है पेश कर रहे हो या किसी को जो है सामने रख रहे हो एज अ ट्रुथ, तो इसका मतलब क्या है कि आप सामने वाले को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। सो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्रॉड। So we can say that fraud is an intentional wrong while misrepresentation is unintentional wrong. If a mistake of Indian law, then parties cannot avoid the contract, and same is the case with the mistake of fact, where the mistake is unilateral. अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड होता है। और उसी केस में अगर यूनिलेटरल मिस्टेक मतलब दोनों पार्टीज की मिस्टेक नहीं है, सिर्फ एक पार्टी की मिस्टेक है, तो उस केस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होता है, वॉइड नहीं होता है। ठीक है, बट इफ द मिस्टेक इज ऑफ फॉरेन लॉ and there is a bilateral mistake, then the parties to the agreement, then the agreement is void। तो ये मेरा 10वां लीगल प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, it can be easily concluded from the above discussion that any agreement is the consent of which is affected by coercion, undue influence, fraud and misrepresentation is voidable at the option of the party whose consent was so caused। If the party whose consent was obtained through any of these elements accepts the agreement, then the agreement becomes enforceable and binding on him, or he can also reject it। मतलब ये किसी के साथ coercion हुआ, किसी के साथ fraud हुआ, तो जिसके साथ हुआ है उसके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, लेकिन वो कोर्ट नहीं जाता और कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कराता है। तो मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। वॉइडेबल का मतलब होता है आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप उसको वॉइड करा सकते हो या आप उसको वैलिड करवा सकते हो। जब आपने वॉइड करवा दिया तो आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे खत्म हो गया। अगर आपने उसको वॉइड नहीं कराया मतलब वैलिड ही करवाया है तो कॉन्ट्रैक्ट वो चलता रहेगा, भले ही आपकी कंसेंट फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली गई हो। अगर बायलैटरल मिस्टेक है और मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है उस केस में कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट जो है वो वॉइड होता है। अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ हुई है या यूनिलेटरल मिस्टेक हो मतलब एक पार्टी की मिस्टेक है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, ना वॉइड होता है, ना वॉइडेबल होता है, वैलिड होता है। ठीक है, while in cases of mistake of parties can only avoid the contract where there is a bilateral mistake of the parties regarding the material facts of agreement and parties are under a mistake of foreign law। तो ये वाली केस मुझे, ये वाला जो लाइन है मुझे वापस अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने यहाँ पे जो इसको अंडरलाइन कर लिया था। तो ये मेरा लीगल प्रिंसिपल 10 है। इस पैसेज में मेरे 10 लीगल प्रिंसिपल्स आए हैं। अब
उन प्रिंसिपल्स को कैसे अप्लाई करता है वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है अ बॉय बाय द थ्रेट ऑफ सुसाइड इंड्यूस्ड हिज मदर एंड फादर टू एग्जीक्यूट अ रिलीज ऑफ several properties in favor of his girlfriend which they claimed their own. Is he liable of coercion under the Indian Contract Act and is there free consent of one of his parents present? तो इस केस में जो है पूछा गया है कि इस केस में क्वेश्चन क्या पूछना है, क्वेश्चन के फैक्ट्स एक बार ढंग से पढ़ना है और लास्ट में जो लाइन लिखी गई है उसको और भी ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या वो लाइबल है कोर्जन के लिए, क्या वो लाइबल है क्या कोर्जन के लिए? तो उसका जो उनका जो बेटा है वो क्या कर रहा है, वो थ्रेट कर रहा है कि मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। सुसाइड, अटेम्प्टिंग सुसाइड इज पनिशेबल बाय आईपीसी। ठीक है, तो वो ऐसा एक्ट करने की धमकी दे रहा है जो कि पनिशेबल बाय आईपीसी है। अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है सेक्शन 309 में डिफाइंड है और वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब 2017 तक पनिशेबल ऑफेंस था, उसके बाद नहीं है वो। तो इसमें वो एक ऐसी धमकी दे रहा है ऐसा एक्ट करने की जो कि फॉरबिडन बाय आईपीसी। तो इसमें पूछा कि इसमें कोर्जन है कि नहीं है, तो कोर्जन जो है इस केस में आंसर होगा यस, कोर्जन है। लेकिन हम लोग कौन सा देखें, मतलब ऑप्शन हम चारों देखेंगे। पहला कह रहा है नो इज नॉट लाइबल एज सन इज एंटाइटल्ड फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स। ये बात सही कि प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स, उसको पेरेंट्स की प्रॉपर्टी एक सन को, डॉटर को जो है मिलती है अनटिल अनलेस इट हैज बीन गिवन थ्रू विल। लेकिन इस केस में वो प्रॉपर्टी कैसे ले रहा है, धमका के ले रहा है, कोर्जन करके ले रहा है, तो ये वाला यहाँ पे नहीं बैठेगा। ठीक है, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी कह रहा है यस ही इज लाइबल ऑफ कोर्जन एंड देयर वाज नो फ्री कंसेंट एट दैट टाइम। ये वाली बात मुझे सही लग रही है। सही क्यों लग रही है कि हाँ ये बात सही है कि उसने क्या किया है, बॉय ने क्या किया है कि मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दो नहीं तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा। ठीक है, अब अगर ऐसी धमकी वो बच्चा अपने पेरेंट्स को नहीं देता तो पेरेंट्स उसको हाथों हाथ जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते। हाँ ये अलग बात है डेथ पे उसको मिल जाती, लेकिन उस वक्त तो उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करते। प्रॉपर्टी पेरेंट्स ने उस बच्चे को क्यों ट्रांसफर की है, क्योंकि बच्चे ने बोला है कि मैं डेथ जो है मैं जो है सुसाइड कर लूंगा। तो इस डर के मारे जो है पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर कर दिया, अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया। तो इसमें फ्री कंसेंट नहीं है पार्टीज की तरफ से, मतलब पेरेंट्स की तरफ से जो है फ्री कंसेंट नहीं है। जब फ्री कंसेंट नहीं है तो उनके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। लेकिन हमें सिर्फ इतना पूछा कि क्या वो कोर्जन के लिए लाइबल है कि नहीं है। यस वो लाइबल है फॉर कोर्जन और इसमें फ्री कंसेंट भी नहीं थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन मैं दूसरा ऑप्शन भी देखूंगा। ऑप्शन सी कह रहा है देयर वाज नो फ्री कंसेंट, यहां तक बात सही है, बट द सन कैन एंटाइटल द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स टू एनीवन फर्दर विथ हिज नॉलेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहां तक तो बात सही थी कि देर कोई फ्री कंसेंट नहीं है। फिर बाद में क्या कह रहा है, बट द सन कैन एंटाइटल द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स टू एनीवन फर्दर विथ हिज नॉलेज। इसका मतलब ये फ्री कंसेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है प्रॉपर्टी उसके बेटे को ही मिल जाएगी और वो बेटा जो है उस प्रॉपर्टी को आगे किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है। मतलब ये कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड है। जबकि हमने अभी ऊपर पैसेज में पढ़ा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्री कंसेंट नहीं होती, कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर किसी कंसेंट लिए तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फ्री कंसेंट से नहीं होता। फ्री कंसेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता वो वॉइडेबल होता है, वैलिड नहीं होता। लेकिन इसकी जो रीजनिंग है वो कह रही है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, जो कि बात गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इज रॉन्ग। ऑप्शन डी कह रहा है दिस गर्लफ्रेंड इज लाइबल बिकॉज द बॉय इज इन लव। ये तो एकदम एब्सर्ड और वियर्ड लॉजिक है जो इस सिनेरियो में फिट भी नहीं बैठता है। ठीक है, इसका कोई लीगल रीजनिंग नहीं है, दिस इज प्योर इमोशनल रीजनिंग। तो हमें इमोशनल रीजनिंग नहीं लगानी, हमें लीगल रीजनिंग लगानी। सो इसका ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन। अ स्पिरिचुअल गुरुजी induced Surmi to gift him all his property to get benefits from the soul he is praying for. Will this come under the free consent from the side of Surmi or will Guruji be liable for undue influence? तो इसमें जो है दो सिनेरियो है। एक गुरुजी है, गुरुजी ने अपने जो डिवोटी है जिसका नाम सुरमी है उसको बोला है कि तुम मुझे क्या करो, अपनी सब प्रॉपर्टी दे दो, अपनी सब प्रॉपर्टी जो है मुझे दे दो, टू गेट बेनिफिट फ्रॉम द सोल ही इज प्रेइंग फॉर। मतलब सुरमी को ये कहा जा रहा है कि अगर आप मुझे पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक रिलेशन जो है एक गुरु का और एक डिवोटी का, स्पिरिचुअल गुरुजी और डिवोटी का, ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे, एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे नहीं है। तो इस केस में डोमिनेंट पोजीशन पे जो है वो है गुरुजी। और अंडर इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि दो पार्टीज में से एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पे होती है और उस डोमिनेंट पोजीशन, सिर्फ डोमिनेंट पोजीशन पे होना जरूरी नहीं होता है, उस डोमिनेंट पोजीशन का
गलत तरीके से इस्तेमाल भी होना चाहिए, मतलब अब्यूज ऑफ हिज पोजीशन होना चाहिए, अब्यूज ऑफ हिज और हर पोजीशन। जब दोनों फुलफिल होते हैं तो उस केस में हम कहते हैं कि अंडर इन्फ्लुएंस से कंसेंट ली गई है। ठीक है, तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे पूरी प्रॉपर्टी दे दो, उससे कि तुम्हें जो है बहुत अच्छा जो है रिटर्न मिलेगा। गुरुजी ये नहीं कह रहे कि जितनी भी तुम प्रॉपर्टी दोगे उसकी जो मॉनेटरी या जो मार्केट वैल्यू है मैं वो आपको दूंगा। उस केस में भले ही गुरुजी डोमिनेंट पोजीशन में होते लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करी। वो कह रहे हैं कि आप जो है मुझे प्रॉपर्टी दो, प्रॉपर्टी दोगे तो आपको बहुत अच्छा जो है लाइफ में आगे मिलेगा। ठीक है, मतलब उसका कुछ जो है कंपेंसेशन वो नहीं दे रहे। अब पूछा जा रहा है कि विल दिस कम अंडर फ्री कंसेंट फ्रॉम द साइड ऑफ सुरमी और विल गुरुजी इज लाइबल और इज गुरुजी लाइबल फॉर अंडर इन्फ्लुएंस। तो गुरुजी लाइबल हैं कि नहीं है, गुरुजी जो है लाइबल हैं। अब देखते हैं कौन सा नहीं होगा और कौन सा होगा। ऑप्शन है क्या, नो देयर इज नो फ्री कंसेंट फ्रॉम द साइड ऑफ सुरमी एंड देयर इज नो अंडर इन्फ्लुएंस टू। अब यहां तक बात तो सही थी, ये वाली बात जो है वो सही है कि सुरमी की तरफ से कोई फ्री कंसेंट नहीं है, लेकिन ये वाली बात जो है वो गलत है। क्यों, देयर इज नो अंडर इन्फ्लुएंस, अंडर इन्फ्लुएंस तो है, गुरुजी डोमिनेंट पोजीशन पे थे विज अ विज सुरवी, मतलब सुरमी जो है, सुरमी जैसा जैसा मतलब गुरुजी जैसा जैसा कहेंगे वैसा वैसा सुरमी करेगी। ठीक है, और उनकी अपनी पोजीशन जो है गुरुजी ने अब्यूज भी करी है। तो दोनों जो है कंडीशन फुलफिल हो रही, दोनों कंडीशन फुलफिल होते हैं अंडर इन्फ्लुएंस से। ऑप्शन बी कह रहा है इट वाज हेल्ड दैट कंसेंट इज ऑब्टेन्ड बाय अंडर इन्फ्लुएंस। ये वाली बात सही है, अंडर इन्फ्लुएंस से कंसेंट ली गई है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। एंड हेंस इट इज वॉइडेबल बाय द पर्सन हुज कंसेंट वाज सो ऑब्टेन्ड। और किसकी कंसेंट अंडर इन्फ्लुएंस से ली गई थी, सुरमी की तरफ से, सुरमे की तरफ से। तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या अगर दो फ्रेंड्स हैं क्या उसमें उन दोनों के बीच में जो है अंडर इन्फ्लुएंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। एक तो रिलेशन फर्स्ट ये वाला हो गया। सेकंड रिलेशन जो है, आप ये बताइए कि एक लॉयर और उसके क्लाइंट में अंडर इन्फ्लुएंस वाला रिलेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो गलत हो गया क्योंकि ऑप्शन ए ही गलत हो गया था, ऑल ऑफ द अबाउ जो है वो भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज अबाउ विच इज मोर लाइकली टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। हम लोगों ने 10 प्रिंसिपल्स जो है आइडेंटिफाई किए थे, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया। एनी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो क्वेश्चन भी जो हमें ध्यान से पढ़ना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, क्या पूछा गया। एनी कॉन्ट्रैक्ट इन विच कंसेंट ऑफ वन पार्टी इज इंड्यूस्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इज वॉइडेबल। ये वाली बात सही है कि जिस पार्टी की कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है उसके ऑप्शन पे जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। वॉइड जो होता है वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट या फिर बायलैटरल मिस्टेक में होता है। ठीक है, पहली वाली बात तो जो है सही लग रही है, मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया तो जिसकी मिसरिप्रेजेंटेशन ली गई उसके ऑप्शन पे वॉइडेबल है। ऑप्शन बी कह रहा है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड और द अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन विद द इंटेंशन इंड्यूसिंग सच पर्सन टू एन एग्रीमेंट इज कॉल्ड कोवर्जन। ये वाला भी है, हमने ये इसको लीगल प्रिंसिपल भी मार्क किया है। कौन सा लीगल प्रिंसिपल है हम देख लेते हैं नंबर उसका, ये इसका है लीगल प्रिंसिपल 3rd। तो 3rd में जो है लीगल प्रिंसिपल हमने ये आइडेंटिफाई किया था, तो लीगल प्रिंसिपल 3rd की ही जो है बात कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है इफ मिस्टेक ऑफ लॉ इज ऑफ इंडियन लॉ देन पार्टीज कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट एंड सेम इज द केस विद मिस्टेक ऑफ फैक्ट वेयर द पार्टीज वेयर द मिस्टेक इज यूनिलेटरल बट इफ द मिस्टेक इज ऑफ फॉरेन लॉ एंड देयर इज अ बायलैटरल मिस्टेक ऑफ द फैक्ट बाय द पार्टीज देन एग्रीमेंट इज वॉइड। ये वाली भी जो हमने लीगल प्रिंसिपल के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज किया। कौन सा था, अभी हम देखते हैं नंबर, ये रहा। If a mistake of law is of Indian law, then parties cannot avoid the contract and same is the case with mistake of fact, where mistake is unilateral. But if the mistake is of foreign law and there is a bilateral mistake by the parties, then agreement is void. तो मतलब हमारा लीगल प्रिंसिपल 10 है, तो 3rd वाला भी हमारा क्या है, करेक्ट है। तो 3rd भी करेक्ट है तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है What is the author most likely wants to say in the above passage। मतलब ऑथर जो है इस पैसेज में जो है एग्जैक्टली कहना क्या चाहता है। द पैसेज सेज अबाउट फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज वेयर 2 people एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। फ्री कंसेंट मतलब ये है कि जब 2 पार्टीज एक ही सेंस में एक ही बारे में जो है डिस्कस करे। ठीक है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट डन अंडर कोर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इस केस में जो है 2 चीजें लग सकती है। इस केस में एग्जैक्टली जो है होगा क्या, द पैसेज सेज अबाउट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज व्हेन 2 people एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस।
ये जो है बात जो की गई है दैट इज रिलेटेड टू कंसेंट, दैट इज रिलेटेड टू कंसेंट when two people agree upon the same thing in the same sense. Consent is said to be free when it is not under coercion, undue influence, etc. तो मतलब क्या होता है कि ये जो बात की गई है फर्स्ट, ये गलत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंसेंट की बात कर रहा है, फ्री कंसेंट की बात नहीं कर रहा है। कैसे कि मान लो कि एक पार्टी है, उसने दूसरी पार्टी को धमकाया है कि तुम मुझे अपना घर जो है ट्रांसफ़र कर दो, नहीं तो मैं जो है तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हारे जो है तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। इस डर के मारे जो है सामने वाली पार्टी जिसको धमकाया गया है वो अपना जो घर है वो ट्रांसफ़र कर देता है। अब दोनों जो है सेम थिंग पे एग्री कर रहे हैं, सेम थिंग क्या है, घर, और सेम सेंस में एग्री कर रहे हैं कि हाँ हमें बेचना है और सामने वाली पार्टी को खरीदना है, लेकिन कंसेंट इसमें है, लेकिन कंसेंट फ्री नहीं है। दोनों पार्टीज की कंसेंट तो है, लेकिन कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। कंसेंट फ्री कब होती है? जब कोवर्जन से ना हो, अनडू इन्फ्लुएंस से ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन से ना हो, फ्रॉड से ना हो, या मिस्टेक से ना हो। तो ऑप्शन बी कह रहा है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट डन अंडर कोवर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस एक्सेट्रा। ये वाली बात बिल्कुल सही है। जब ये वाली बात सही है तो ऑप्शन सी देख लेते हैं। फ्री कंसेंट इज कंसेंट विदाउट एनी कॉस्ट। विदाउट एनी कॉस्ट नहीं होता। फ्री कंसेंट का मतलब है कि जो कोवर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन इनके द्वारा जो नहीं गई है। ऑप्शन डी तो जो है अपने आप कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए जो गलत है। ऑप्शन ए गलत क्यों होगा? क्योंकि ये कह रहा है पैसेज सेज अबाउट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज व्हेन टू पीपल अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर दो जने एक ही चीज पर एक ही जैसे जो है एग्री करते हैं, दैट इज कंसेंट, दैट इज कंसेंट। और फ्री कंसेंट कब होती है? जब वो कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक से जो है किसी की अगर कंसेंट ली गई है तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगी, अगर इसके बिना ली गई है तो वो फ्री कंसेंट होगी। ठीक है, ये वाली बात इसलिए जो है गलत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। Arush covered the defective part of his unique horse by coloring and covering it with blinkers before putting it to sale. He did not tell the purchasers about the dent and the defect. How does this? By doing this, does he commit fraud? मतलब ऐसा करके जो है आरुष ने जो है फ्रॉड कमिट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, अब इस केस में अभी हमने जो है एक प्रिंसिपल आइडेंटिफाई किया था। प्रिंसिपल कौन सा है? हम लोग प्रिंसिपल जो है वो देख लेते हैं। लीगल प्रिंसिपल कौन सा था हमारा फ्रॉड में? फ्रॉड का कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल 6, प्रिंसिपल नंबर 6, लीगल प्रिंसिपल 6 में बता रखा है कि एक्टिव कंसीलमेंट किया तो वो फ्रॉड होगा। तो इसमें क्या कर रहा है आरुष? क्या कर रहा है, एक अपना जो उसका घोड़ा है उसका कुछ डिफेक्टिव पार्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसको कलर कर रहा है और उसको कवर कर रहा है विद ब्लिंकर्स। मतलब कलर क्यों कर रहा है और कवर क्यों कर रहा है? ताकि जिसको वो बेच रहा है उससे वो छुपा सके कि इस हॉर्स के इस पर्टिकुलर पार्ट में डिफेक्ट है। क्योंकि कलर कर देंगे तो वो डिफेक्टिव पार्ट दिखेगा नहीं, उसको छुपा देंगे, कवर कर देंगे ब्लिंकर से, तो वो भी डिफेक्टिव पार्ट दिखेगा नहीं। तो सामने वाली पार्टी को लगेगा कि एकदम सब कुछ जो है सही है। अब उसको पता है कि उसका हॉर्स डिफेक्टिव है और उसको पता है कि उसका हॉर्स डिफेक्टिव है। जब हॉर्स डिफेक्टिव है ये बात उसको पता है, क्योंकि ये बात जो है वो छुपा रहा है सामने वाली पार्टी से। मतलब उसका इंटेंशन क्या है कि वो सामने वाले को हॉर्स एकदम गुड कंडीशन में दे या फिर डिफेक्टिव हॉर्स दे दे। वो डिफेक्टिव हॉर्स देने का जो है उसका जो है उद्देश्य है, उसका जो इंटेंशन है। तो इस केस में जो है फ्रॉड कमिट हो रहा है, फ्रॉड बाय एक्टिव कंसीलमेंट हो रहा है। तो आंसर हम देखेंगे कौन सा? यस। ऑप्शन ए कह रहे हैं यस आरुष कमिटेड फ्रॉड, ये वाली बात सही है। ऑप्शन बी देखते हैं, नो आरुष हैज नॉट कमिटेड फ्रॉड। इसमें साफ साफ फ्रॉड है, क्योंकि एक्टिव कंसीलमेंट हो रहा है और एक्टिव कंसीलमेंट हमने लीगल प्रिंसिपल में देखा कि उसमें जो है एक्टिव कंसीलमेंट क्या होता है, फ्रॉड होता है। ऑप्शन सी आरुष इज लायबल फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय हिज कस्टमर्स। अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें आई नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टी के बारे में बताया ही नहीं गया। तो दूसरी पार्टी के बारे में बताया ही नहीं गया है तो आप कैसे कह सकते हो कि उस पार्टी ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है? अगर आरुष होता और आरुष का कोई डॉक्टर होता या आरुष का कोई जो है लॉयर होता जो कि आरुष के सीक्रेट्स जानता है, और फिर उसका लॉयर कहता कि ये जो हॉर्स है उसकी भले ही जो है प्राइस जो है मान लो 10 लाख रुपीज़ होगी, लेकिन तुम मुझे 1 लाख रुपए में दे दो। ठीक है, तो लॉयर जो है आरुष का वो उससे डोमिनेंट पोजीशन में, उसने उस पोजीशन को गलत तरीके से इस्तेमाल भी किया है। और ऐसे जो है आरुष ने जो है डर के मारे कि मेरे सीक्रेट सब इसके पास हैं, ये मुझे कभी फंसा ना दे, कुछ मेरे साथ जो है कुछ गलत ना हो जाए इसके कारण, इसलिए वो क्या करता है 10 लाख का घोड़ा जो है 10 लाख का जो हॉर्स है वो 1 लाख में ही बेच देता है। तो इस केस में हम कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, लेकिन इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। और नन ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे जो हमें पैराग्राफ जो होता है उसको बाइफरकेट करना है, उसको जो है पढ़ना है और कैसे जो है उस सिचुएशन में वो अप्लाई होगा। तो आपको जो है जो लीगल प्रिंसिपल्स
आपको पैसेज आप पढ़ते हो, ये लीगल प्रिंसिपल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मार्क कर दो, उसके सामने जो है मार्क कर दो लीगल प्रिंसिपल 1, या जो है सिंपल सा मार्क कर दो 1 2 3, ठीक है। उसको समझ लिया, फिर उसको जो जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं उस सिचुएशंस पे आप जो उनको अप्लाई कीजिए। जब आप अप्लाई करेंगे ऐसे, तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कभी गलत नहीं होंगे और बहुत ईजी रहेगा आपको जो है आराम से फिर लीगल जो है आराम से सॉल्व करने में कोई भी जो है कभी भी समस्या नहीं आएगी। तो अब हमने ये देख लिया कि लीगल प्रिंसिपल्स कैसे एक पैसेज में आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे उनको अप्लाई करते हैं। तो आप प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज टू विच प्रॉब्लम यू आर स्टिल फेसिंग इन लीगल रीजनिंग एंड हाउ डू यू वांट मी टू टैकल दैट, कि इसमें हम लोग जो है कैसे कर सकते हैं। तो यू मे लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एज टू what all problems you are facing in legal reasoning, and I'll make a video on that particular topic so that you score the most in legal reasoning। मतलब legal reasoning में आप जितना चाहें मतलब एग्जैक्टली के 32 के आसपास जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप मैक्सिमम जो है स्कोर करें, कम से कम जो आप मिस्टेक करें, क्योंकि लीगल रीजनिंग का ऐसा सेक्शन है जिसके क्वेश्चन भी कंपेरेटिवली बाकी सेक्शन से बहुत ज़्यादा हैं और उसमें आपका जो पोटेंशियल स्कोर करने का वो भी जो है मैक्सिमम रहता है। तो आप अपने लीगल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उसके मार्क्स आप जो है फुल प्रूफ कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट इन अनदर सेशन डीलिंग विथ other issues pertaining to legal reasoning. Till then, take care and goodbye.